यस बताइए, कितना स्कोर लिया? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बताइए, सबने चीटिंग करी है? 33, 33, 32, 42, 27, 22, ओके, 33, 30 वाले बड़े हैं भाई, 21, ओके, 44। जिसने चीटिंग की है वो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं अभी पकड़ लूंगी तुम लोगों को, किसने चीटिंग किया किसने नहीं। ठीक है, और बताओ कितना स्कोर किया है केमिस्ट्री में? मेरे को अभी ये कुछ 10 बच्चों ने ही बताया है, 8 बच्चों ने बताया है, बाकी बच्चे भी बताइए मेरे को। गुड इवनिंग। कृतिका 41 है, ओके। बाकी और बच्चे बताइए, स्कोर आपका क्या था केमिस्ट्री में? नैतिक, व्हाट वाज योर स्कोर? 18, ओके। नैतिक 33। यार 33 क्यों ला रहे हो? सिर्फ गिन मिल गए थे क्या तुम लोगों को तुम्हारे मनपसंद के 8 से 9 क्वेश्चन? वही लगता है लगा दिए हैं आप लोगों ने, ऐसा क्या? मैम क्वेश्चन तो मिल गए थे बट उसमें नेगेटिव हो गए 2-3 इसलिए। अरे नेगेटिव हो गए। यस, क्वेश्चन तो मैम 10 मिल गए थे। ठीक है, ठीक है, मेरे को कुछ ही बच्चों ने बताया है। सुहानी आपका क्या स्कोर था केमिस्ट्री में? खुद से किया है तो ही बताना स्कोर। मनप्रीत है क्या? हाँ बोलो सुहानी, अरे उसमें बताओ चैट में। अंजलि व्हाट वाज योर स्कोर? हर्ष, स्मृतिका? ओवरऑल पता है मुझे। केमिस्ट्री का क्यों नहीं पता? जब मेन सब्जेक्ट का ही नहीं पता तो क्या इम्प्रूवमेंट करोगे आप उसमें? विवेक व्हाट वाज योर स्कोर? बताओ मेरे को। सुहानी आपने टेस्ट नहीं दिया? सुनिधि, अब बोलो सुहानी, बोलो। दिया है। तो बताओ ना क्या स्कोर है? पता ही नहीं होगा है ना? ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स भेजे थे जो आपको रिवीजन में करने हैं। किस किसने देख लिया वो? रेज योर हैंड। मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में जो टॉपिक्स भेजे थे कि यही टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं ड्यूरिंग द रिवीजन, कितने बच्चों ने वो देख लिए हैं? ठीक है, 13। ठीक है, तो 13 बच्चों ने देख लिए हैं वो, आउट ऑफ कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 15 बच्चे ने देख लिए हैं, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो लगभग लगभग आधे क्लास ने हाथ खड़ा किया, बाकी मेरे को लगता है बच्चे सो रहे हैं, ठंड मना रहे हैं, और तुम लोग उन भीड़ में हो जिनका कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चों ने हाथ ही नहीं खड़े किए ना, तुम लोग उस भीड़ का हिस्सा हो जिसका कुछ नहीं हो सकता, टू बी ऑनेस्ट। 13 लाख 14 लाख जो बच्चे बैठ रहे हैं इस फर्स्ट अटेम्प्ट में, तुम उस 14 लाख में से 3 लाख में नहीं आते हैं वो जो बच्चे सीरियस है। समझ रहे हो? 14 लाख में से सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही, वो भी मैंने 4 ज्यादा बोल दिया, 3 लाख बच्चा ऐसा है जो पढ़ के जा रहा है।
ठीक है बच्चों, हाथ नीचे कर लो जिन्होंने देख लिया है। और बाकी के जो बच्चे हैं वो मस्ती करने जा रहे हैं, वो अपना सेंटर देखने जा रहे हैं कि सेंटर कैसा है ना। घर से निकलना चाह रहे हैं, चलो मस्ती करके आएंगे, 3 घंटा इधर उधर झाकेंगे, वो ये कर रहे हैं। राइट, तो मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये मेरी बात मैं चाहती हूँ तुम्हें ये मेरी बात बहुत बुरी लगे, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुमने पिछले साल क्या किया है। तुमने ये साल और जो भी 11वीं 12वीं 2 साल होते हैं उसमें तुमने क्या किया है, ठीक है। तो अब मैं तो इसलिए कुछ नहीं कहूंगी। जिन बच्चों ने देख लिया है वो आप उसमें से देखो आपको कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, ऐसा होगा ना, बिकॉज आपने 12th पढ़ी है मेरे साथ। कुछ बच्चों ने का भी पोर्शन कुछ किया होगा, अपने स्कूल टाइम में किया होगा या अलग से यूट्यूब से किया होगा, कोई कोर्स लिया होगा, जो भी है मेरे से किया होगा। उन जो भी उसमें टॉपिक हैं, जो टॉपिक आपको आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे टॉपिक आपको आते होंगे, उसमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपको नहीं भी आते होंगे, कुछ बिल्कुल नए हो आपके लिए कि मैम ये तो हमने पढ़ ही नहीं रखे। तो उसका आपको मतलब उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है। आपने जो उसमें से अच्छे से कर रखे हैं ना टॉपिक्स, आप उनको रिवाइज करोगे, आप उनको रिवाइज करोगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये मत सोचना कि मैम इसमें से तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं, वो मैंने सबके लिए लिखा है, जनरल, इन जनरल। थर्मोडायनामिक्स मैंने वहां पे नहीं लिखा है, वैसे थर्मोडायनामिक्स इज वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर इन JEE, बट मैंने वो वहां पे नहीं डाला है क्योंकि वो मेरे ख्याल से जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनमें से शायद किसी ने भी वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। जिसने किया हुआ है वो थर्मोडायनेमिक्स को जरूर करके जाए, जिसने नहीं किया है अभी टाइम मत लगाओ उस पे, अप्रैल अटेम्प्ट में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो जितना मैंने वहां पे लिखा हुआ है उसमें से अपने वो टॉपिक्स उठाओ जो आपको आते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आते होंगे, ठीक है। यस मैम। तो वही आपको रिवीजन के लिए करने हैं, अगर आप वो कर लेते हो तो आपके आराम से 10 क्वेश्चन वहां से बनने वाले हैं, फॉर श्योर बनने वाले हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी बन जाए, बट 10 क्वेश्चंस तो आपके आराम से बन ही जाएंगे। तो हमें केमिस्ट्री में 40 तक का तो टारगेट रखना ही रखना है ना, हम ट्राई करेंगे कि 40 से नीचे ना जाए, है ना, कोशिश हमारी यही रहेगी। बाकी वो तो पेपर जब तुम्हारे सामने आएगा वो तभी पता चलेगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा मॉक टेस्ट होगा डिस्कशन 9, राइट। और उसके अलावा हाँ, आपके 2 और मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट तो आपका 11 जनवरी को होगा जो कि आपका लास्ट मॉक टेस्ट होना था, है ना। लेकिन हम लोगों ने 2 और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनवाएंगे, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट, ताकि आप 2 पेपर की और प्रैक्टिस करके जाओ, क्लियर है। एक 14 जनवरी को और एक 18 जनवरी को, है ना, ताकि वो आप हफ्ता खाली ना बैठो। तो आपके अब 3 मॉक टेस्ट और हो गए, मतलब बेसिकली एक तो होना ही था, इट वाज सपोज टू बी ऑन 11th of Jan, 2 और होंगे, देयर विल बी 2 more मॉक टेस्ट। फर्स्ट वन ऑन इज क्या बोलते हैं 14th को, दूसरा अपना 18 को, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो ये पेपर आया हुआ था मॉक टेस्ट वाला जो 10, इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे कहाँ से आए हुए थे, 2025 से आए हुए थे। अब 2025 में बेटा 20 शिफ्ट हुई है, कितनी शिफ्ट हुई थी, 20 शिफ्टें हुई थी। अब वो 20 शिफ्टों में जो क्वेश्चन मिला वो डाल रखा था उसमें। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आता है कि मैम 2025 का पेपर था, क्या हमें सारा अटेम्प्ट करना चाहिए था फिर तो? आंसर इज नो बेटा, नो। आपको उसमें से अपने पसंदीदार क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करने थे, मतलब जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको और जो तुम्हें आते हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि मान लेते हैं ये वो पेपर है जो JEE का मेरे सामने आया था कल, इट वाज
ऑलरेडी हैपन इन 2025 ना, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे कि ये वो पेपर है जो जेई का मेरे सामने आया था, अब मैं उसमें से कितने बना पाया, कितने नहीं बना पाया, कितने बने और कितने नहीं बने वो हम देखेंगे, और कौन से तुम्हें बना लेने चाहिए थे पहले हम वही क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं वो तुम्हारी क्लास में नहीं डिस्कस करूंगी। क्लियर है? यस मैम। चलिए आइए, लेट्स सी। तो इसमें जो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 2 बैचेस है ना मेरे पास 12th के, तो दूसरा वाला बैच है उसने कुछ क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स अलग से पढ़ रखे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन उनको मतलब आप लोगों को नहीं करना था अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ये वाला करवाऊंगी आपको। तो जो जो मैं करवा रही हूँ ना वो आप देखते जाइए। तो ये पहला क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 4 नंबर लेने थे क्वेश्चंस में। आइए, तो ये जो क्वेश्चन था वो कहाँ से था बेटा? पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16 से था। जो बच्चे फिजिकल इनऑर्गेनिक करके जा रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं आता तो छोड़ोगे क्योंकि नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन अगर तुम कहते हो मैम फिजिकल इनऑर्गेनिक हमें आती है तो ये क्वेश्चन तुम्हें करके आना ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? टेलुरियम ऑक्साइड और टेलुरियम हाइड्राइड का नेचर क्या होगा। देखो भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, एसिडिक, बेसिक लिखा हुआ है। तो बेसिकली एसिडिक बेसिक तो आप इसके बारे में ही बता पाओगे, यस और नो? हमें पता है अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स लिखूं तो क्या होते हैं? यही होते हैं। ओ सर सीधा प्रॉब्लम। यस मैम। हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है, पोलोनियम का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन बिल्कुल छुटकू सा है ना? तो अगर साइज बढ़ रहा है तो H प्लस इजिली रिलीज होगा, तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा डाउन द ग्रुप? बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा, यस और नो? यस तो मैम। TeH2 का नेचर कैसा होगा? बेसिक या एसिडिक? मैम एसिडिक। डन है। चलिए आइए, उसके बाद है टेलुरियम ऑक्साइड। अब टेलुरियम में ऑक्साइड में टेलुरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लोगों को पता है डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है ना? तो टेलुरियम +4 में है तो वो टेलुरियम +2 में भी जा सकता है। यही हमने अब ये +4 से +2 में कब जाएगा? जब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कंफर्म, क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला, खुद को रिड्यूस करने वाला। इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा। ये कहाँ से आया क्वेश्चन मैम? क्या ये अलग से आया, कहीं से बाहर से उठा लिया है? नहीं, ये आया है तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन से। डन। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों को करना चाहिए था क्योंकि ये चैप्टर मैंने भी पढ़ाया है, तो ये चैप्टर सॉरी ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, तो +4 आप यहाँ से ले सकते थे। अब देखिए जो बच्चों के 15-20 नंबर आए हैं वो किस तरीके से अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते थे। तो बस जो मैं करा रही हूँ उनको रिवाइज कर लेना घर पे टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। मैम ये करना चाहिए था, 200% करना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है, जिसको आता है वो। हाँ कृतिका क्या हुआ? मैम आंसर के लिए किया। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, ठीक है? तो अगर हम देखें ए वाला क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है। बी वाला मेरे पास ऑक्सीजन है। सी वाला मेरे पास फ्लोरीन है और डी वाला मेरे पास क्या है? कार्बन है। ये सुनो, तो Yes, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा और फिर होगा आपका कार्बन, है ना? लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? ना ही ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, फटाफट से उसको करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन से 8 नंबर तुम्हारे बन जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था,
300% करना चाहिए था। ये वाले नहीं करेंगे तो हम दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? बीबीटी से। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, कल बता दूंगी, जब तक जेई का पेपर नहीं हो जाता मैं तब तक ये बोलूंगी बीबीटी से सवाल आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, एग्जामिनर मजबूर है वो देगा यहाँ से। बीबीटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सवाल आएगा ही आएगा, जिसमें तुम पैरा और डाया बताते हो और मैग्नेटिक मूवमेंट पे सवाल, ये पढ़ के जाना आएगा। चलिए, अब ये है MnCl6 3 नेगेटिव, और वो कोई एवं ही कोई कॉम्प्लेक्स नहीं देगा तुम्हें, वो एनसीईआरटी से ही देगा तुम्हें कॉम्प्लेक्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैग्नीज किस में है मेरा बेटा? +3 में। D4, तो D4 क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से फिल होगा, राइट? यस वाला, और ये हमारा P वाला। अब हमें पता है क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो नहीं होगी। हैलोजेंस आपके सारे पुअर कह रही हूँ, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, राइट? तो पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 D2, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था, दोबारा भी बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी नोटबुक में ऑलरेडी है ये चीजें। क्या कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन, मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है D1, D2, D3, तो कोई मैटर नहीं करता है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हमेशा D2sp3 बनाएगा। क्लियर है? यस मैम। सेकंड, अगर D8 आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, D9, D10, कोई फर्क नहीं पड़ता लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो हमेशा sp3 बनाएगा। तीसरा, पंगा कहाँ पे आता है? 4 5 6 7 में पंगे आते हैं, जहां पे तुम्हें थोड़ा देखना पड़ता है। अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो sp3D2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। और क्या था इंपॉर्टेंट केस, कि अगर कोबाल्ट +3 में होगा, है ना, तो जो नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, जैसे NH3 हो गया, ऑक्सलेट हो गया, वाटर हो गया, तो वो क्या बिहेव करेंगे? बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। और क्या है? और एक बार रिवाइज करा देती हूँ, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन तो हो ही चुका है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने वाला था एक D7, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको तो तुम स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। अच्छा, और इम्पोर्टेंट था कि जो आपके 4D और 5D सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या बनाएंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका पैलेडियम प्लेटिनम हो गया, है ना, आयरन और रुडेनियम ओस्मियम हो गया, ये सारे। ठीक है, इसमें भी मैटर नहीं करता कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये ज्यादातर पॉपुलर आते हैं सवाल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर 4D और 5D सीरीज के बंदे हैं तो वो हमेशा क्या बनाएंगे? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स वहां पे बनता है DsP2। तो ये कुछ पॉपुलर चीजें, क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कुछ कॉमन याद रखने वाली चीजें होती हैं। इससे भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ से तो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया था अपना क्वेश्चन। तो +4 यहाँ से, तो कितने क्वेश्चन है जो अभी तक हमारे बनाने ही चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन क्वेश्चन को स्किप करना। 3 सवाल यहाँ से बन चुके हैं तुम्हारे, 12 नंबर। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं अपने 10 फेवरेट सवाल। फेवरेट का मतलब है कि आप लोग उस पे 102% कॉन्फिडेंट हो कि यही वो क्वेश्चन है, यही वो आंसर है जो इसका होगा। आगे बढ़ती हूँ। ये वाला क्वेश्चन रहने दे, वैसे कर सकते हो अगर करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रही थी
इसमें मैं +4 नहीं लिखूंगी क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ा हो या नहीं, ये मैं इसलिए करा रही हूँ, मैंने कोऑर्डिनेशन में कराया था कि बेसिकली क्या होता है ना, जब तुम्हें सल्फाइड की डिटेक्शन करनी होती है ना, तो उसमें तुम बेसिकली क्या करते हो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें, तो एक ये पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, तो ये सल्फाइड की डिटेक्शन के लिए होता है, मतलब आपके सैंपल में सल्फाइड आयन प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए होता है, तो ये सल्फाइड आयन के लिए होता है, ना ही सल्फेट के लिए, ना ही सल्फाइड के लिए, ना ही ये सोडियम के लिए, राइट। ये हो सकता है किसी ने किया, हो सकता है नहीं किया हो, तो मैं इसको +4 में काउंट नहीं कर रही हूँ फिलहाल। उसके अलावा इसको भी नहीं करवा रही हूँ, इक्विलिब्रियम आप लोगों ने नहीं किया हुआ है। ये वाला देखो, ये मैं इसमें +4 करूंगी, क्यों? क्योंकि ये मैंने कल क्लास में ही करवाया था, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने तुम लोगों को कराया है, राइट। तो इसमें हमें क्या पूछा है, देखो एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे sp3d है, पहले तो ढूंढ लो sp3d कौन से हैं, तो फर्स्ट वाला pf5 sp3d है, C वाला sp3d है और D वाला sp3d है, बाकी ये नहीं है क्योंकि sp3d। फिर हमें देखना लोन पेयर होने चाहिए, तो pf5 में तो बेटा लोन पेयर होते ही नहीं, इसमें है और इसमें है। अब देखो बॉन्ड लेंथ किसमें बराबर नहीं है, तो हमने देखा था SF4 में एक्सियल वाला, तो इसका आंसर क्या होना था बेटा, ऑप्शन नंबर। तो कितने मिल गए हमें, अभी तक 4 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तो 16 मार्क्स, जितने भी तुम यहाँ पे 40 बच्चे 45 बच्चे बैठे हो, 16 नंबर बन जाने चाहिए। डन हुआ। ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। देखो मान लो एज अ स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को देख रही हूँ, देखा मैंने, अगर तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम कभी पढ़ा है तो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर इसको मार्क फॉर रिव्यू छोड़ सकते हो पेपर में, बट अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो देखते ही छोड़ दो, देखते ही छोड़ दो कि भाई साहब ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम से आया है, मैंने तो ये पढ़ के ही नहीं गई या पढ़ के ही नहीं गया। डोंट वेस्ट योर टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े हैं। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, आगे बढ़ो, जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो तुमने कर रखा हो। तो हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन एक बार अपनी नजर से देख लेने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए 25 में से हम सिर्फ 15 ही क्वेश्चन देख पाए, 10 को तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर है? मैं सबको यही समझाती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 ही तुम देख पाए और तुम चले गए मैथ्स पे फिजिक्स पे, क्योंकि तुम्हारा 1 घंटा वहीं खत्म, या सॉरी 1 घंटा तो लगाना भी नहीं, केमिस्ट्री में 45 मिनट से ऊपर नहीं जाना तुम्हें। 45 मिनट में तुम्हें आराम से मिल जाएंगे तुम्हारे 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तुम ये मत सोचो मैम 10-10 ही क्यों कर रही है, ज्यादा भी मिल सकते हैं। जिसका केमिस्ट्री बहुत सही है या जिसने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर कर रखे हैं, हो सकता है उसको 15 भी मिल जाए यार, राइट। तो अपनी नजर से घुमाने हैं आपको सारे कुछ। अब ये देखो, ये तुमने नहीं पढ़ रखा तो तुम्हें दिक्कत नहीं, अगर तुम कर रहे हो तो तुम अपना नेगेटिव में करवा रहे हो नंबर। ये करना है, बिल्कुल करना है, +4 नंबर आने चाहिए, क्योंकि ये पहले मॉक टेस्ट में भी आ चुका है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कराया था, इसीलिए करना चाहिए था। नियोपेंटेन क्या होता है मैम? नियोपेंटेन ये होता है, वो कह रहे सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो अगर मान लो लेट से मैं क्लोरीनेशन करवाती हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो तुम कोई भी CH बॉन्ड ब्रेक करवाओ, कोई भी, सारे मिथाइल एक जैसे है ना, कोई भी हटाओ यही बनेगा, है ना, यही एक बनेगा, इसके अलावा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। दूसरा, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा कह रहा है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन तो ये है मैम, और एनपेंटेन क्या है, ये है 1 2 3 4 5। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे। दिस इज मोर सिमेट्रिकल, स्फेरिकल है, मोर सिमेट्रिकल है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी लेटिस में, है ना, ज्यादा एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बेक करने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी मेरी, सही। कितने क्वेश्चन बन गए? 5, 20 नंबर। पहले भी आया था अभी मॉक टेस्ट में। हाँ ये आ चुका है, तभी कह रही थी ना मैं कि मॉक टेस्ट में पहले भी आ चुका है। 20 नंबर बन गए अपने। ओके मैम, ये क्वेश्चन करना था,
हाँ बेटा करना था। ऑर्गेनिक का है, जिसको देखो ऑर्गेनिक बिल्कुल ही नहीं आती, मैं उसका कुछ फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जितना मैंने क्लास में आपको समझाया है, बैठ बैठ के मैंने करवाए हैं, तो उस हिसाब से मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। पूछा क्या है, बिल्कुल आसान है, सारे बच्चे ध्यान से देखो। आपको ये रिएक्शन को देखना और देखना है कि किस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तुम्हें जो आसान लग रहा है वो कर लो। देखो RCN है, उसमें हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, लेकिन साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, माइल्ड कंडीशन। मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है ये चीज कि अगर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। अगर उसने लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रो, माइल्ड कंडीशन का मतलब क्या है, पार्शियल। हाँ माइल्ड कंडीशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लिया है, पूरा नहीं कर पाएगा वो हाइड्रोलिसिस, तो ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। बेटा माइक म्यूट करो। तो ये एसिड में कन्वर्ट ना होगे किसमें हो जाएगा, अमाइड में। अमाइड में। तो यानी कि जहां पे A है वो हटाओ हटाओ हटाओ। देखो अब ये यानी कि B और E तो है, तुम्हें नहीं भी आता तो भी चलेगा। C चेक कर लो, C क्या है, स्टीफन्स रिडक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन है, याद है नेम रिएक्शन, पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन है क्या सुखजीत? धनंजय अच्छा है। साजिया देखो भाई क्या क्या करके आए हो तुम, तन्वेशा, सिमरनजीत, राजवीर, दीप्ति, आदित्य। चलो RCN स्टीफन्स रिडक्शन क्या करता है, RCH कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। डन, तो आंसर आ गया बी और ये। बाकी देख लो, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है, CO2 है, दिमाग में ही इसको क्या करो, वो कर लो, क्या बोलते हैं, सेव कर लो एज अ मेमोरी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो भाई साहब एसिड बनाता है। ठीक है, RCOOH बनता है। और ये क्या PCC क्या करता है मैम, ये तो बड़ा ही ना वो एमाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो एल्डिहाइड पे ही रोक देगा। ठीक है, H2 पैलेडियम, रोजेनमंड रिएक्शन, पहले तो इसको बेंजल्डिहाइड में चेंज करेगा, लेकिन 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 ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसने मेरे से बायोमोलिक्यूल पढ़ा है याद करो वो दिन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसने नहीं पढ़ा वो सीख लो। CHO विल कन्वर्ट इनटू COOH, राइट। अगर नहीं भी पता था तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, तो मेरे हिसाब से 4 नंबर तुम्हारे आने चाहिए थे। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन। अभी हम 37 ही, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही चल रही हूँ ना, तो 37 ये क्वेश्चन में पहुंचे। अभी सोचो 50 तक जाना है तो 10 तो आराम से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए था, 200% करना चाहिए था Yes. अपने। चलिए आइए, क्या कहता है, ये कहता है कि d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 2+ चाहिए, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, पेपर में प्लस था ना। यस मैम। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा नेगेटिव ना हो जाता फिर। डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है, क्या पता है मैम, पहले कॉम्प्लेक्स में देखो कोबाल्ट +3 D6 में है, और EN क्या है, नाइट्रोजन डोनर ही तो होता है इसमें, इसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो D6 में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, T2G में और EG में हो जाएगी, और इसकी CFSC निकालोगे तो कितनी आएगी, 6 × -0.4 del O, यानी कि -2.4 del O। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कोबाल्ट +3 में है, लेकिन फ्लोरीन तो कैसा गंदा सा है ना लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 अब ऊपर जाएगा 4 5 और 6। तो जैसे जैसे EG में जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम होगी, तो जब तुम निकालोगे CFSC कम ही आएगी। Mn2+ में क्या होगा, D5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G में क्या होगा, और EG में इस तरीके से फिलिंग होगी। CFSC निकालोगे तो इसमें 0 आएगी। ऐसे C+2 D10 होता है, CFSC कितनी आएगी, 0। तो सबसे हाईएस्ट किसकी आएगी,
सबसे हाईएस्ट किसकी आई? आकाश, ये तो पढ़ रखा है ना तुमने। हर्ष, कोबाल्ट मैम यस मैम। हाँ यस मैम। बोलो बोलो बोलो। मैम यहाँ पे हम SFL और WFL के बेसिस पे इसकी CFSC नहीं डिसाइड कर सकते थे हाईएस्ट वाली? किसकी बेटा? इसकी? मैम मतलब ये होता है ना कि जितना ज्यादा SFL स्ट्रांग होगा मैम उतनी ज्यादा वो CFSC होगी। बेटा वो उसमें आप कर सकते हो कंपैरिजन, जब पहले तो सेंट्रल एटम सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और सिर्फ लिगेंड का चेंज हो, मतलब लिगेंड का स्ट्रेंथ डिफर कर रहा हो। यहाँ पे तुम पहले और दूसरे में तो कर लोगे क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, राइट? मैम यहाँ पे मैग्नीज है। पहले 0 हो गए थे। हाँ फिर निकाला ना CFSC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा CFSC आएगी, लेकिन फिर भी कोबाल्ट +3 में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो यहाँ पे T2G में क्या है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। नंबर डी। डी। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन से कितने सवाल आए हैं? दो हो गए ना अपने, तो देखो 2 ही सवाल आए कोऑर्डिनेशन से। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? छठा या सातवां? 7, 28 मार्क्स मिले। तो मुश्किल नहीं होता है भाई केमिस्ट्री में नंबर लेना। +4 करना था, 200% करना था, 32 मार्क्स। पहली रिएक्शन बायफिनाइल बन रहा है, बायफिनाइल बन रहा है। कौन सी रिएक्शन है? क्विक रिएक्शन मैम। मैम एक ही से होता है। मैं सारे बता देती हूँ। ये वाला कौन सा है? ये आपकी गेटरमैन रिएक्शन है। ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है जिसमें आप एल्काइल आयोडाइड बनाते हो। कितने सवाल आए नेम रिएक्शन से? किया है और एक अभी आया था ना, दो क्वेश्चन। जिसको ऑर्गेनिक नहीं भी आती है ना यार, सिर्फ नेम रिएक्शन कर लो यार। अगर पूरी ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आती ना, रात को एक दिन बैठ के ना 2-3 घंटे रट्टा मार लो गंदे वाला, ताकि तुम्हारे 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बन जाए, ठीक है। चलो ये देखो, लुकास टेस्ट है ये, है ना? यस मैम। जिसमें आप अल्कोहल से बेसिकली उसमें जाते हो, जिसमें टर्शियरी अल्कोहल में तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है, सेकेंडरी में आपका कुछ मिनटों बाद आती है और फर्स्ट में रूम टेम्परेचर पे नहीं आती है। तो बस ए का क्या हो जाएगा, आपका 3rd हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपने 4 नंबर आराम से सिक्योर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए? 8 हो गए ना अपने। यस ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो सकता है किसी ने करा भी हो सकता है नहीं भी करा हो। तो मैं इसमें +4 नंबर नहीं काउंट कर रही हूँ, बट मैं इसको क्योंकि ये उससे आया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया हुआ है। क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर के बारे में पूछा है, ठीक है। मैं बता देती हूँ एक बार आपको इसको। देखो, जो सब्सिड्यूरी क्वांटम नंबर होता है L, वो हमें शेप के बारे में बताता है ना, सब शेल के बारे में बताता है। तो ये बिल्कुल ठीक था, जिसने किया है उसकी बात कर रही हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि जो ये डायग्राम बनाया है इज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 2px ऑर्बिटल। हो सकता है किसी बच्चे ने कभी बाउंड्री सरफेस डायग्राम नाम ही नहीं सुना हो। जो हम ये बनाते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं, px बनाते हैं, py बनाते हैं, है ना, dxy dyz, ये इनको बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलते हैं। बेसिकली हम क्या बताना चाहते हैं इसमें कि न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के पास, मतलब जब हम दूर तक जाएंगे, ठीक है, एक बाउंड्री डिसाइड कर दी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम 100% नहीं बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है। हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि भाई 90% बता सकते हैं। एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हो कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट। तो ये सारे जो होते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं, देखो ना, एक सेकेंड, ये एनसीईआरटी में बना रखे हैं, तुम्हारे स्ट्रक्चर दिख रहा है, px py pz, और देखो नीचे क्या लिखा हुआ है ना। तो ये देखो केमिकल बॉन्डिंग में डायग्राम, क्या कह रहे हो मैम? ऐसे डायग्राम्स आपने कल वाली क्लास में भी बताए थे ना, केमिकल बॉन्डिंग वाली। हाँ, लेकिन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो ना, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये लिखा हुआ, तो देख रहे हो सकता है बच्चों का ध्यान भी ना गया हो इन पे, समझ रहे हो। तो यहाँ से उठा के उसने क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। तो यानी कि ये भी एकदम
ठीक है, 2px का है ना, बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अपने को कि प्लस और माइनस साइन जो होते हैं इन द वेव फंक्शन ऑफ 2px, ये 2px है और जो ये प्लस माइनस है ये चार्जेस को नहीं दिखाते हैं, ये वेव फंक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर वो कह रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है पीएस ऑर्बिटल का इज जीरो एवरीवेयर इन द एक्स वाई प्लेन। देखो अगर मैं पीएक्स की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कहाँ नहीं मिलेगी, वाईजेड प्लेन में नहीं मिलेगी ना, यस और नो। यस मैम। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में जीरो होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो तुम्हारा क्या था, ऑप्शन ए और बी ही क्या था, करेक्ट था। हो सकता है किसी ने किया हो नहीं किया हो, तो इसके मैं +4 नंबर नहीं लिख रही हूँ। अच्छा, तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे, 8 है ना। ऐसे जो तुम बना सकते थे, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन जो तुम कर सकते थे +4 नंबर, मैम ये डीपीपी का क्वेश्चन था आपने दिया। Yes, ma'am. क्योंकि ये पीवाईक्यू से बना हुआ है पेपर, इसलिए वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखो क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट ए जो है वो डी में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू द गिवन मैकेनिज्म विद द नेट एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि जब ए से डी में जा रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज होने का बच्चों मतलब क्या होता है, डेल्टा एच Negative. पॉजिटिव। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। आप ऐसे करते रहो, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप लोग करके आए हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और देखो यही टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल में भी आएंगे, राइट। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हीट रिलीज हो रही है, और आपको पता है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। ज्यादा। ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ कम है ना, ये हो सकता है, यहाँ तो ज्यादा है, नहीं हो सकता, यहाँ ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ कम है, यानी कि हमने 2 ऑप्शन सिर्फ इसी एक बात से ही हटा दिए, है ना पलक जी, ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। तो अब देखो वो कह रहा है कि ए से बी जो है अपना स्लो है, स्लो का मतलब क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट में जाने के लिए, कम ज्यादा। ज्यादा तो देनी। स्लो है तो देखो, और दूसरे वाला फास्ट है, मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा, है ना। पहले वाला स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखाओगे, दूसरा कम है तो थोड़ा कम। इसमें देखो ना, पहला वाला छोटा है, दूसरे वाला बड़ा, तो ये गलत। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं बच्चों। आगे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से था। अब इसमें भी कुछ बच्चे करके आए होंगे या कुछ नहीं करके आए होंगे, तो इसको मैं +4 में काउंट वैसे करती मैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल सबका लेके मान रही हूँ कि किसको कर लेना चाहिए था, नहीं हो सकता कईयों ने नहीं किया हो। देखो टेट्रा अब्दुल्ला तुम्हें करना चाहिए था भाई, तुम्हारे बैच में हो चुका है ये बायोमोलिक्यूल्स। मैम रिवाइज नहीं था बायोमोलिक्यूल मेरा। करो फिर, तुम्हारे में वो भी हो चुका है एक्स्ट्रा क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तुम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते छोड़ना। ए टेट्रापेप्टाइड एक्स, टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या है, वो कितने अमीनो एसिड से मिलके बना है, 4 अमीनो एसिड, ठीक है, 4 अमीनो एसिड्स हैं उसमें, ठीक है। टेट्रापेप्टाइड मतलब ये होता है जब उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहे हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, ये अमीनो एसिड्स के नाम है। वेलिन, जिसने किया चैप्टर सिर्फ उन्हीं के लिए बता रही हूँ। ल्यूसिन, ठीक है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिल रहा है, मतलब जितना ये मिल रहा है उतना ये, इतना ये 1:1:1 मान सकते हो। आपको बोला है कितने टेट्रापेप्टाइड मिलेंगे, पॉसिबल कितने हैं जिसमें हर एक अमीनो एसिड होगा, तो 4 का फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कितने बनेंगे, 24, 4। क्योंकि तुम एक एक कॉम्बिनेशन नहीं बनाने बैठ सकते जी के साथ AVL, भाई साहब टाइम खत्म हो जाएगा, सीधा 24। जिसने चैप्टर किया उसके लिए बता रही हूँ। जो आपका अप्रैल वाला माइक म्यूट करो यार प्लीज। जो आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा ना, जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसको वहां पे कवर जरूर कर लेना इसको, ठीक है। चलिए अभी मत करो, अरे यार बोलने दो, माइक म्यूट करो। अगर कुछ कहना है तो प्लीज रेज योर हैंड ना। हाँ अभी मत करना जिसने कभी नहीं पढ़ा है, बिकॉज याद करने का बहुत सारा है इसमें, राइट। और करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं,
जिसने नहीं किया है। हाँ बोलो बोलो, अब कोई कुछ कह रहा था। ओके, ये क्वेश्चन करना चाहिए था। हाँ मैम, करना चाहिए था। तो +4 कितने हो गए क्वेश्चन हमारे? 10 क्वेश्चन हो गए। तो हमें पहले ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हेक्स मतलब 6 कार्बन, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 इन यानी कि 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 आइन 4 पे ये बेसिक सवाल है, ये हर किसी को आना चाहिए। 3 डाइमिथाइल 3 पे डाइमिथाइल मतलब 2 ये है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि sp3 कितने हैं और sp2 कितने हैं। चलो देख लेते हैं। ये sp2, दिस इज sp2, है ना। अच्छा sp भी बताने हैं, ठीक है। और बस 2 ही है sp2 तो। हाँ जी, चलिए। यस मैम। sp3 कौन से है? ये sp3 है, ये sp3 है, ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। तो कितने हो गए sp3? 4। 4 4 2, एक ही बचा, 2 ही होंगे फिर sp। कौन कौन से होंगे? ये वाले, ये भी sp और ये भी sp। SP। कुछ नहीं करना, तुम्हें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। अब कार्बन के पास देखो लोन पेयर तो नहीं होंगे क्योंकि वो बनाता ही 4 बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। अगर 3 आ रहे हैं तो sp2, है ना, 4 आ रहे हैं sp3, ठीक है, 2 आ रहे हैं तो। मैम एक निकाल के बता दीजिए। अच्छा निकाल के बता दो, रुको, ठीक है, मैं एक बार इसको हटा रही हूँ बच्चों। आंसर आ गया ना तुम लोगों का? 4 2 2। Yes, ma'am। यस मैम। अब देखो कैसे होगा बेटा, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, देखना हर्ष, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा। देखो इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे? इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है हर्ष? 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? sp3, समझे। इसके अराउंड भी 4 है, sp3। इस कार्बन के अराउंड देखना कितने, 1 2 3 4, sp3 कर लोगे ऐसे। और यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो इस तरीके से कर लोगे। जैसे इसमें देखो कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, क्योंकि Three। पाई होगा, Yes, तो ऐसे करके निकाल रहे हैं, ठीक है, डन। yes, ma'am। चलिए, यस तो अपने ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके हैं। अब आते हैं 10 से जितने तुम ऊपर करते जाओगे वो बोनस वाले नंबर हो जाएंगे। 10 ये सीधे सीधे यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये अभी मैंने सिर्फ वो बताए हैं जितना तुम लोग पढ़े हो, एक्स्ट्रा पढ़े हो तो एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मैम ये भी डीपीपी का है। जो कर मतलब हो सकता है किसी ने किया हो, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी +4 में काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है बच्चों ने स्किप भी मारा हो ये, ठीक है। तो इजी नहीं है ये क्वेश्चन, इसको आप मॉडरेट बोल सकते हो, डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगी मैं इसको, मीडियम टाइप का है। देखो क्या बोला आपको, 151 ग्राम आपके पास क्या है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन है जो कि रिएक्ट किया है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, P मिला है, और फिर Br2 के साथ रिएक्शन करा के Q मिला है, ठीक है। जो आपको P मिल रहा है उसकी 80% यील्ड है। ये क्वेश्चन जो बना है अच्छा, वो इसी लाइन की वजह से बना है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले जेईई अटेम्प्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए तो प्लीज अभी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यील्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो आओ, पहले तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं कि बनेगा क्या। तो एल्कोहलिक क्यूएच तो मैं रटवाते रटवाते थक गई, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और वहां से निकलेगा जहां से स्टेबल एल्कीन मिलेगा, दिस विल बी पी। अब यहाँ पे ब्रोमीन की रिएक्शन कराई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, राइट। चलिए एक बात बताओ, 1 मोल ब्रोमोपेंटेन से मेरा 2 ब्रोमोपेंटेन से 1 मोल पी बना है, यस सुन लो, यस मैम। है ना।
और 1 मोल पी से मेरा 1 मोल क्यू बन रहा है। ये समझ में आ गया सबको? यस अच्छा, एक बात बताओ, इसका जब तुम मोलर मास निकालोगे तो निकालना 5 कार्बन हो गए, 1 Br हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 8 9 10, है ना? देखो, यस मैम। तो ये आ गया अपने पास 151। 151। डन है? देखो एक बार सारे बच्चे, यस मैम। हाइड्रोजन 11 है, 10 नहीं है। 3 ये रे, 2 ये रे, 5 2 ये रे, 7 8 9 10 11, तब आएगा ना 151, वरना तो 150 आ रहा था। तो 151 ही आ रहा है, और हमें दिया भी कितना गया था? 151, है ना? तो यानी कि 1 मोल ही बन रहा है। जब जो तुम इसके मोल निकालोगे 1 मोल ही आएगा ना गिवन मास पर मोलर मास, तो ये भी Yes. उतना ही मोल बन रहा है। लेकिन वो कह रहा है जो पी बन रहा है ना वो 80% यील्ड है। परसेंटेज यील्ड क्या होती है बच्चों? परसेंटेज यील्ड होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड होती है। लेकिन ये यहाँ पे तुम्हें इसका जरूरत भी नहीं है। एक बात बताओ, 1 मोल से 1 मोल पी बन रहा है, लेकिन यील्ड कितनी है? 80%। तो 1 का 80% निकाल लो, कितना होगा? 0.8 मोल। यस और नो? Yes. अच्छा, अब ये क्या है? 1 मोल पी से 1 मोल क्यू बन रहा है, और 100% यील्ड है, तो मतलब जितना पी के मोल होगा उतना ही इसके भी होंगे। तो 0.8 मोल से कितना बनेगा ये मैम? 0.8 मोल। लेकिन हमें क्या बताना है? मास, तो इसके मोलर मास से क्या कर देंगे हम? Divide. कर देंगे। Multiply. मल्टीप्लाई बेटा, डिवाइड कहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो इस निकाल लो कितना होगा? 5 कार्बन है, 2 ब्रोमीन है, और आपके पास हाइड्रोजन 3 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा इसका? वो निकाल लो मोलर मास, निकालो निकालो कितना होगा? 230। सॉल्व कर लोगे इसको? 182 आया फाइनल। 180, 184। 84। ठीक है। तो अगर 184 आया है तो तुम्हारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। पेपर में अगर ऐसा सवाल आए, आता हो तो बना के आना। अगर मान लो ऐसा ही ऐसा आ गया तो बना लोगे तुम। अगर मान लो कोई अटपटा सा सवाल उसने पूछ लिया और तुम्हें नहीं आता, तो तुम्हें उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये करना था? हाँ भाई, मैंने करवाया है, क्लास में करना था। 11वां क्वेश्चन बना दिया मैंने, 10 से हम आगे बढ़ चुके हैं। इसमें सारा खेल किसका था? यूनिट का था। इसमें तो आप लोगों के अच्छे नंबर आने चाहिए थे इस टेस्ट में। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज मेजर टू हैव रेजिस्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इसमें मिले साइमन डेसीमीटर में। 2 आंसर है इसका, जो 25 है। इसका मतलब क्या होगा? 0.2 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और रेजिस्टिविटी आपकी 870 मिली ओम मीटर। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? कप्पा यस मैम। बाय आपका मोलैरिटी। मैं भी 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, राइट। अच्छा, अब कप्पा तो दे नहीं रखा, और कप्पा क्या होता है? 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इनटू मोलैरिटी। चलो भाई, ध्यान रखना यूनिट का ही खेल है, और कुछ है कि नहीं बेटा क्वेश्चन में। फॉर्मूला तो यही रखना है। 2 क्या बोल रहे हो भाई? 2 आंसर है क्या इसका? आंसर है कितना है? 230। 230 है इसका आंसर? नहीं, 3। चेक करके बताना। 23 है क्या? देख लेना यार, अपन निकाल लेते हैं। चलो 230 है, अभी मैंने चेक किया। 2300 होगा उसका, 10 की पावर 2 यहाँ आ गया, 23 होगा फिर आंसर बेटा। मैम मैंने 229 करा था, 230 दिया वहां पे आंसर।
नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलो आओ एक बार हम भी निकाल लेंगे। देखो आओ, रो क्या है आपका 870 मिली ओम मीटर। इसको मैं मिली को 10⁻³ लिख दूं, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ओम मीटर में आ गया। मोलैरिटी कैसे निकालूंगी मैं? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। कितना होता है इसका NaOH का? 40 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा माइक प्लीज अपना अनम्यूट ना करो, जिसका वॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे अपने पास 0.2 ग्राम है ना, ठीक है। तो अपना मोल पर लीटर में आ जाएगा ये। तो बस इसको सोल्व कर लेना है, यहाँ पे ये 0 गई, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा? 1/20 आ गया। मोलैरिटी बताओ भाई। यस मैम। तो 1/20 मोल पर लीटर में आया, 20 मैंने ऊपर पहुंचा दिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? मैम इस फॉर्मूले में इंटू में 1000 कब आता है? वो तब आता है जब आपका मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में हो। बट अभी मैं इसको ऐसे नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके जा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब यहाँ पे क्या है 20/870 इंटू 10। इसको मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, मुझे फिलहाल यूनिट से मतलब हो रहा है, क्योंकि मेन यूनिट आपको इसमें चाहिए ना, मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर में, यस और नो। तो उसके बाद हम कर रहे हैं। क्या मैं ओम को साइमन इनवर्स लिख सकती हूँ? यस मैम। और साइमन इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ये मीटर इनवर्स आ जाएगा, है ना, और नीचे मोल पर लीटर। तो हम क्या करें, लीटर को मीटर में चेंज करें क्या? कर लें? यस बोलो। मैम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 लीटर आपका 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये तुम्हें मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब का इनवर्स। बोलो क्या कहते हो? मैं यूनिट को ठीक कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे क्लियर है? चलिए आइए। यस मैम। तो साइमन मीटर इनवर्स पर मोल, मोल ऊपर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? मीटर-3, जो कि आ जाएगा ऊपर मीटर क्यूब, है ना, और नीचे 1000 आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। देखो भाई, डन है क्या? तुम करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो मैं समझा रही हूँ इसीलिए। तो ये क्या बन गया? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल बन गया। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। बन गया। इसको तुम और भी सिंपल कर सकते थे। तुम पहले ही अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये इसी में ही आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। बट मैंने वो करके दिखाया है स्टेप वाइज कि कैसे होगा, ठीक है। तो हमारी यूनिट किस में आ गई बच्चों? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, राइट। अब हमें यूनिट चाहिए किसमें? मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो पर मोल तो आ गया। अब हमें डेसीमीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? तो मैम 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, यस। और 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो तुम्हारा साइमन Yes, मीटर स्क्वायर पर मोल था, तो मीटर को मैं क्या लिख रही हूँ? ये बोलो भाई। यस मैम। और 10⁻² को मैं बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यूनिट से काम है। अब क्या बच गया? मिली साइमन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप आंसर निकाल लीजिए। तो सारा यूनिट का खेल है सारा। आप इसको पहले सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये आपका। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका कितना आ रहा है। और या आप ये भी कर सकते हो
कि आप 10 की पावर 2 को सोल्व मत करो, क्योंकि 10 की पावर 2 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। देखो बताना कितना आ रहा आंसर, 23 आ रहा होगा। और प्लीज जो मैंने निकाला उसी को ही सोल्व करिए। यस, आ गया बिल्कुल ठीक। 22.9 एग्जैक्ट आएगा। 22.9 इंटू 10⁻²2 मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो 22.9 को आप लिखोगे 23। तो ये था आंसर। मैंने बहुत धीरे करवाया है इसका यूनिट कन्वर्जन, बट लेकिन पेशेंस चाहिए होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका। यूनिट कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना अगर देखो तो बहुत आसान है, फॉर्मूला तो यही लगा रहे हो, लेकिन घुमा किसमें रहा है वो सारा तुम्हें, यूनिट। तो यूनिट अगर घूम गए तुम तो क्वेश्चन भी गया, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में गलत है क्या? हाँ गलत होगा आंसर, इसका 23 आएगा बेटा। जो 230 करके आया है उसका भी आंसर गलत आ रहा होगा। अगर किसी ने मैम बट मैंने 23 किया था, मेरा भी गलत आ रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। इतने में Yes, तुम ये ma'am. वाला करना, आंसर तो 23 है। ये वाला करो, मैं एक बार आंसर की मैं देख लेती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों बताओगे? ये है अपना 47 ना, 47। अच्छा, इन्होंने गलती, वो गलत हो गया, 230 लिख दिया इन्होंने। 23 आएगा आंसर। तो उन्होंने 230 को सही मान गया होगा ना, क्योंकि आंसर की में 2230 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 23 आ रहा था तो आप लोगों का गलत हुआ होगा, आप उसको ठीक कर लो। मतलब ठीक, अब कैसे करोगे, मार्क्स दे लो खुद को, ठीक है। यस मैम। क्योंकि मुझे याद था आंसर थोड़ा इसका, क्योंकि क्लास में करवाया था ना ये क्वेश्चन, इसलिए। लेकिन तुम याद मत करना यार, है ना, पेपर में तो अलग आएगा। चलिए मैं एक बार दोबारा भी चेक कर रही थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कहाँ से आया हुआ, अपना सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ। क्या करना था इसमें? इसमें आपको एटॉमिक मास निकालना था, राइट। चलिए आइए, तो इसमें बोला हुआ है व्हेन 1 ग्राम ऑफ ईच कंपाउंड। कर लो कि ये मैं बता देती हूँ, नॉर्मल क्या कुछ है नहीं वैसे इसमें खास, कि 1 ग्राम आपने लिया है AB2, डिजोल्व किया है 15 ग्राम वाटर में, अलग किया है, एक साथ ही नहीं मिक्स किया है, और बॉइलिंग पॉइंट इतने से बड़ा है उनका। तो अगर मैं फर्स्ट केस का निकालूं AB का, तो डेल्टा TB क्या होगा, KB इंटू M। प्लीज यहाँ पे आई मत बताना, लिखना, उसने कुछ नहीं बोला है आपको कि ये कैसा सोल्यूट है ना। तो आप अपनी तरफ से मत लिख देना आई, वो 1 ही होगा। तो 2.7, KB कितना दिया, 0.5। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास हमें निकालना है। सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए, तो ये आ जाएगा। ऐसे नीचे का कैसे निकालोगे, 1.5, 0.5 सारा सेम है ना। यस मैम। बस अब तुम्हें यहाँ पे क्या जद्दोजहद करनी है, यहाँ से MAB आ जाएगा और यहाँ से MAB2 का मोलर मास आ जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, दो इक्वेशन बनाओगे, A+B जो भी वैल्यू आई, A+2B जो भी वैल्यू आई, फिर माइनस कर देना, यहाँ से B और A तुम्हारा निकल के आ जाएगा। मैम आपने 90 ग्राम क्यों लिया है मास ऑफ सोल्यूट? 90 कहाँ लिया, 90। 90 नहीं बेटा, 1 ग्राम है। ओके। ठीक है, निकालो इसका क्या आंसर आएगा, तुम ही निकालो सारे बच्चे। और ये क्वेश्चन बेटा ऐसे पेपर में भी आते, छोड़ के मत आ जाना। हालांकि तुम इसको रिव्यू में डाल सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है ना लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो तुम इसको रिव्यू में डाल देना, लेकिन
बिल्कुल इसको बिल्कुल ट्राई करना सोल्व करने का आप लोग। कर लोगे इसको? यस मैम। ठीक है, आंसर आपका आया नहीं है, निकाल लीजिएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करना, वैसे तो ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था, और ये भी करना चाहिए था। किया था मैम। इसमें क्या होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है आपको, ठीक है। जो ये बनाएगा फॉर्म्ड अमंग, ये जो चार दिए हैं आपको मेटल, जिनका लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, तो जिंक का होता है सबसे कम एटोमाइजेशन, और ध्यान रखना सबसे ज्यादा वेनेडियम का होता है। तो अगर जिंक का होता है तो, और एन क्या है, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, तो यहाँ पे चेक कर लो डायमैग्नेटिक किनसे, ये पैरा होगा, जिंक +2 D10 डाया होगा, कॉपर +1 में है ना D10 डाया होगा, और ये पैरा होगा। तो दो है डायमैग्नेटिक, तो जिंक 2+, और जिंक +2 D10 होता है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल, ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, जहां पे उसने देखो ना 3-4 चीजें पूछ ली उसने, कोऑर्डिनेशन का सवाल भी बना दिया उसने DNF ब्लॉक का भी बना दिया सवाल, है ना। यस मैम। ये वाले क्वेश्चन ट्रेंड में है। उसके बाद ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, किया था। देखो मैं बता देती हूँ, जब मैं समझाती हूँ, मैं समझाऊंगी तुम्हें आसान लगेगा। देखो देखो वो कह रहा है कि जब तुम x ग्राम नमक ऐड करोगे पानी में, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो रेज हो रहा है 1 से 25 डिग्री। ये तो तुम्हें पता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पानी में डालोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसका, है ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन 1 से 25 डिग्री उसने बोल दिया। वो कह रहा है इनमें से कौन सा प्लॉट जो है वो सही बता रहा है मोलैरिटी विद टेम्परेचर। देखो मोलैरिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या कहते हो, यानी कि वॉल्यूम के साथ मोलैरिटी बदलेगी, हाँ या ना। वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी कम होगी, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी। तो हमें यही चेक करना है। देखो जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना, तो वहां पे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारे 11th में भी आया होगा स्कूल में, कि डेंसिटी जो होती है वो वाटर की मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। ये मेरे को लगता है बहुत बच्चों ने सुना होगा ये बात, 4 डिग्री पे मैक्सिमम होते। नहीं सुना तो अब ये मान लो, फिर नहीं सुना तो, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है, तो अगर डेंसिटी ज्यादा होती है 4 डिग्री पे, देखो ना 5 से कम वाला होगा टेम्परेचर, तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ज्यादा कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ कम हो रही है, गलत, यहाँ ज्यादा है, यहाँ भी बोल सकते हो आप ये ज्यादा दिखा रही है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है 4 डिग्री से ऊपर पहुंचता है, तो आपका क्या होता है, एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ता है, एक्सपैंड होता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी, यानी कि 4 के बाद बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, मोलैरिटी क्या होगी, घटती जाएगी। करने को मैं ये क्वेश्चन नहीं भी ले सकती थी, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत वो था जो तुम पहले पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आएगा आप, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मन चाहा एग्जामिनर का तो डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन पास्ट 5 साल में देखो 2025 में ही पूछा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं, हाय मैम ये तो सॉल्यूशन में से आ गया, हम तो पढ़ के गए थे, हमसे तो हो नहीं रहा।
तो बेटा कई बार होता है ऐसे, वो अटपटा सा क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है, तो उसका आपको टेंशन नहीं करना है, आपको जो आते हैं आप बना के आओगे, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे बच्चे जो आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है, बोलो भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.